नमस्कार। इतिहास के पन्नों से कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, सेल्युलर जेल, ये नाम सुनते ही हमें आज़ादी की लड़ाई की कई कहानियां याद आती हैं, जिन्हें हमने सुना है, देखा है और इस पे कई बार चर्चाएं भी होती आ रही हैं। दर्शकों, इस स्मारक के अंदर ऐसे कई अनगिनत वीर रहे जिनकी कहानियां सुर्खियां ना बटोर सकी और वो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम सी हो गई। दर्शकों, आज के हमारे इस विशेष अंक में हम जानेंगे द अनसंग हीरोज ऑफ सेल्युलर जेल, यानी सेल्युलर जेल के गुमनाम नायक। और इस विषय पे रोशनी डालने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं हमारे द्वीप समूह की प्रसिद्ध इतिहासकार और कवयित्री डॉक्टर रशीदा इकबाल जी। रशीदा जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो दर्शकों, जानते हैं हम उनसे अपने इन वीरों के बारे में। रशीदा जी, सबसे पहले तो हम सेल्युलर जेल से ही शुरुआत करते हैं। हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सेल्युलर जेल का क्या महत्व है? जब भी हम बात करते हैं भारतीय स्वाधीनता संग्राम की, तो सेल्युलर जेल के बिना ये संग्राम जो है, इसका इतिहास जो कभी मुकम्मल नहीं होता। तो मैं यहाँ पे ये बात कहना ज़रूर चाहूँगी कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई इतने सालों तक, तो ऐसे में चुन चुन कर अंग्रेज़ी सरकार ने हमारे जांबाज सेनानियों को अंडमान भेजा, काले पानी भेजा, जिन्होंने भी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने भी अंग्रेज़ी सरकार की उनके अस्तित्व को ललकारा, उन सबको उन्होंने चुन चुन कर अंडमान भेजा। और अंडमान भेजने के लिए, काले पानी या सेल्युलर जेल भेजने के लिए उनके मकसद बड़े साफ थे। उन्होंने इसलिए भेजा कि इनके जो विचार है, ऐसा क्या करें कि इनके विचार जो है वो मुख्य भूमि में के और जेलों में ना पहुँचे। ऐसे इनके जो भावनात्मक रूप से अपने कलम से, अपनी गतिविधियों से जिन्होंने सबको, पूरे भारत को एक जोड़ कर रख रहे हैं, तो इनको कैसे तोड़ा जाए, इनकी आत्मा को कैसे कुचला जाए। और उनको सबसे ज़्यादा उपयुक्त जगह लगी वो अंडमान लगी, काले पानी लगी। और उसमें भी, काले पानी में भी, अगर अंडमान में खुले जेल में भी अगर उनको, जब उनको मतलब उसे संतुष्टि नहीं हुई, तो उन्होंने उसके अंदर भी एक सेल्युलर जेल बनाया। ये अलग बात है कि सेल्युलर जेल से पहले भी एक वाइपर में जेल रह चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद जो सेल्युलर जेल है उसका भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अहम भूमिका है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे राजनीतिक बंदियों को अंडमान भेजा गया जो बहुत नामी ग्रामी थे, बहुत बड़े नाम थे, जिन्होंने साहित्यिक क्षेत्र हो, चाहे कोई अंग्रेज़ों के विरुद्ध बहुत बड़ी कोई अंग्रेज़ों को कोई बहुत बड़े चैलेंज देना हो, उन सब में बहुत आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया था। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले कही कि कंटामिनेशन ऑफ आइडियाज़, ये चाहते थे कि उनकी आवाज़ जो है वो बाहर तक ना पहुँचे, वो और लोगों तक ना पहुँचे, ताकि उनसे इंस्पिरेशन, उनसे प्रेरणा लेकर बाकी भारत के जो यूथ थे वो क्रांतिकारी ना हो जाए और वो लोग इसमें फ्रीडम स्ट्रगल में कूद ना पड़े। और इसीलिए उन्होंने सेल्युलर जेल भी वही सोचकर बनाई कि ऐसे जेल जहाँ पर इनको बांध के रखे, और इनको ना सिर्फ शारीरिक रूप से बांध के रखे, बल्कि उनको मानसिक रूप से भी बांध के रखे, ताकि इनकी आवाज़ भी ना पहुँचे वहाँ तक और ये उनसे दूर भी रहे। पूरे भारत की मुख्य भूमि से कट के उनको अंडमान भेजा गया। और लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी हमारे सैनिकों को कौन रोकने वाला था? हमारे स्वतंत्र सैनिक कैसे रुकते? उनकी चाहे आवाज़ हो, चाहे वो उनके क्रांतिकारी लेख हो, वो किसी भी तरह से वो मुख्य भूमि के पेपर्स में और मुख्य भूमि तक पहुंचाने में वो सफल रहे थे। और फिर हमने यहाँ से भी उन्होंने आज़ादी की एक लड़ाई लड़ी, और एक ऐसी लड़ाई जब लड़ी कि वहाँ मुख्य भूमि में भी लोग परेशान हो गए। खासतौर पर अंग्रेजी सरकार ऐसी परेशान हुई कि उन्होंने मतलब हर संभव कोशिश की कि इनको दूर रखने की, फिर भी वो कामयाब उसमें नहीं हुए। तो हमारे लोगों ने तो आज हम इसको अगर राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं तो गलत नहीं है। ये एक ऐसे स्मारक है, सेल्युलर जेल, जहाँ आज बिल्कुल ये एक तीर्थ भूमि है जी, जिसके काल कोठरियों में ना जाने कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी है। हम जो भी आज खुश हैं, जो भी आज़ादी की खुली फिज़ा में हम सांस ले रहे हैं, ये सब उन्हीं की बदौलत है जी।
जैसा आपने कहा कि इन कोठरियों में कितने लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी या बहुत कुछ किया, तो हम ऐसा आमतौर पे हम कुछ ही क्रांतिकारियों के बारे में जानते हैं या सुनते हैं। आप हमें उन क्रांतिकारी या हमारे वीरों के बारे में बताएं जिनका नाम कहीं कम रह गया, छुपा रह गया या हम नहीं जानते हैं आमतौर पर। देखिए, ऐसा है कि सेलुलर जेल में रहे तो बहुत सारे क्रांतिकारी, और सेलुलर जेल ही नहीं, सेलुलर जेल बनने से पहले भी बहुत सारे क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को, वीर सेनानियों को अंडमान की भूमि भेजा गया था। उनको कठोर कारावास देकर वाइपर के जेलों में रखा गया। ना सिर्फ जेलों में, बल्कि उनको 1858 से लेकर उनको वाइपर और रॉस द्वीप, जो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा जाता है जिसे, वहाँ पर चाथन द्वीप, ये सारी जगह ऐसी जगह हैं जहाँ पर बंदी उपनिवेश जो बसा हुआ था, बंदी उपनिवेश में के स्टेशंस थे, और यहाँ पर भी हमारे देशभक्तों को रखा गया और उन पर बहुत ही अमानवीय यातनाएं दी गई, उन पर बहुत अत्याचार किए गए। इतना दिन भर 12-12, 14-14 घंटे उनसे काम करवाना, उनको खाने के लिए अच्छा नहीं, 12 महीने बारिश, कीड़े मकोड़े, ऐसी जगह उनको रखा जाता था। तो हर तरह से उनको शारीरिक और मानसिक यातनाएं, पीड़ा दी गई थी जी। ये बात फिर बाद में जब सेलुलर जेल बनकर तैयार हुआ, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ना सिर्फ बंदी उपनिवेश के सेलुलर जेल बनने से पहले, बल्कि सेलुलर जेल में भी ऐसे अनगिनत देशभक्त रहे, वीर सेनानी रहे, जो आज कहीं हम जिनको भूल से गए हैं। अभी पिछले दिनों जो हम आज़ादी का अमृत वर्ष मना रहे थे और जो चल रहा है, तो ये इसमें हम लोगों ने मतलब खासतौर पे भारत सरकार की बहुत ही सुंदर एक कोशिश रही कि इसमें, और जिसमें वो कामयाब भी रहे हुए, कि इसमें उन लोगों के नाम सामने आए जो अनसंग थे, जो अनवेप्ट थे, जिनके बारे में सुना नहीं गया, किसी ने कहा नहीं। ये अनकहे ये जो लोग थे, इनके नाम बड़े प्रकाश में आए। और मैं ऑनलाइन चेक करती रहती हूँ, तो देखा कि बहुत सारा नाम इसमें अभी और है जो पहले जिसका जो प्रकाश में नहीं आया था, लेकिन अब वो आया है। तो मैं जैसे आपने अभी कुछ एक नाम के बारे में जानना चाहा जी। तो मैं अगर सेलुलर जेल की बात करूं, तो सेलुलर जेल में बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर रहे जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी है। हाँ, आत्मकथाएं लिखी है, और कुछ की तो बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी दोनों ही लिखी गई है। तो जैसे बाबा पृथ्वी सिंह आज़ाद थे, उन्होंने भी, उनकी भी आत्मकथा लिखी गई है। सचिंद्रनाथ सान्याल है, और राम सिंह जी हैं, और सावरकर जी का उन्होंने तो अपनी आत्मकथा लिखी ही थी, लेकिन उनके साथ साथ इन लोगों ने भी अपनी आत्मकथा लिखी है। फिर विजय कुमार सिन्हा हैं, और बहुत सारे और लोग। और जैसे मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ एक फ्रीडम फाइटर ऐसे भी रहे हैं जो सेलुलर जेल के इतिहास में का जो मेन पीरियड था 1909 से लेकर 1938 तक, 1909 से लेकर 1938 तक, इस पीरियड के दौरान वो 2 बार अंडमान आए, मतलब 2 बार उनको अंडमान भेजा गया जी। उसमें जैसे सचिंद्रनाथ सान्याल थे, फिर निखिल रंजन गुआ रॉय एक थे, और एक गुरमुख सिंह जी थे जी, फ्रीडम फाइटर। ये 3 फ्रीडम फाइटर ऐसे रहे जिनको हो सकता है आगे और जब रिसर्च होगा तो और कई नाम निकलेंगे, लेकिन फिलहाल जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बेसिस पे मैं कह रही हूँ कि 3 ऐसे फ्रीडम फाइटर रहे जिनको 2 बार अंडमान भेजा गया। तो और अगर अनसंग और अनवेप्ट फ्रीडम फाइटर्स की सेलुलर जेल की बात करें, तो जैसे कुछ एक नाम जो सेलुलर जेल के सामने आपने देखा होगा, स्टैचूज लगी है, तो वो सब मार्टियर्स के स्टैचूज है, तो शहीदों के स्टैचूज है, और उन शहीदों के भी नाम जितने होने चाहिए, उतने लोग, जितना लोगों को पता होना चाहिए उतना नहीं जानते जी। तो इनका ऐसा क्या कारण रहा होगा जिनसे हमने कम उनके बारे में जाना, कुछ के बारे में बहुत जाना और उनके बारे में कम जाना? क्या कारण रहे होंगे ऐसे? कारण तो ऐसा कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, बस हमारी जानकारी हमने ही कम जानने की कोशिश की, बस वही कहना चाहूँगी। और सब कुछ किताबों में है, सब कुछ आपके सामने है, आपने पढ़ी नहीं, हमने पढ़ी नहीं, हमने उन ऑटोबायोग्राफीज नहीं पढ़ी, हमने बायोग्राफीज नहीं पढ़ी, हमने उन शहीदों के बारे में नहीं सुना, शहीदों के बारे में पढ़ा नहीं। अब जैसे शहीदों के बारे में
मैं बोलना चाहूँगी जी। खास तौर पर। ये सेलुलर जेल में इंदुभूषण रॉय जो थे, जो 1912 में शहीद हुए, जी। वो सेलुलर जेल के पहले ऐसे क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे, जो यहाँ पहले शहीद थे 1912 में। तो अगर आप अभी जाएंगे, देखेंगे सेलुलर जेल के सामने जो पार्क है, वीर सावरकर पार्क है, उसमें उनकी स्टैचू लगी हुई है। और वो बहुत ही कम उम्र के लड़के थे, बहुत एक बिल्कुल युवा थे वो, और वो उनको बाहर काम पे लगाया गया था सेलुलर जेल में। सेलुलर जेल से बाहर जाते थे काम पे, लेकिन जब वहाँ से आते थे तो वो थक के चूर चूर हो जाते थे। तो उन्होंने भी इतनी मतलब उन पर जो अमानवीय यातनाएं उनको दी गई थी, वो इतने थक कर चूर हो गए थे कि उनको भी ऐसा लगा कि बस अब आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो उन्होंने फिर आत्महत्या कर ली, अपनी सुसाइड कर लिया, सेलुलर जेल के अंदर में अपनी कोठरी से ही सुसाइड कर लिया। ये हालांकि ये अलग बात है कि उनके सुसाइड के बाद भी उनके भाई ने और बाकी लोगों ने ये लिखा कि उनको शक है कि ये शायद उन्होंने ये ना किया हो और इनको कुछ और षड्यंत्र उनके खिलाफ हुआ हो। लेकिन अंग्रेज़ों ने वो पूरा अपना जो भी इंक्वायरी वगैरह करके उनको बिल्कुल सर्टिफाई कर दिया कि वो उन्होंने खुद से ही काम किया और उन पर कोई अत्याचार या कोई, सब कुछ तो उनका पावर था, तो वही चाहे तो किसी को बता भी सकते थे और अपने आप को साफ निकल भी सकते थे। जी, अगर हम इनके बारे में और विस्तार से जानना चाहें तो क्या ऐसे स्रोत हैं जिनसे हम जान सकते हैं? जी ज़रूर, लेकिन इससे पहले मैंने इनके बाद और किसी का आपको बताया नहीं। तो इंदुभूषण रॉय के बाद 1917 में बाबा भान सिंह थे, ये लाहौर कंस्पिरेसी केस के थे, और इंदुभूषण जो थे वो अलीपुर कंस्पिरेसी केस के थे। और बाबा भान सिंह को भी अंग्रेज जेल अथॉरिटीज इतना पीटा था कि वो बताते हैं कि वो बिल्कुल उनके शरीर जवाब दे रहा था, और बाद में उनकी डेथ हो गई सेलुलर जेल के अंदर। इस तरह से उन्होंने शहादत पाई। 1919 में जब मांडले कंस्पिरेसी केस से एक बिल्कुल युवा तरुण जो भी है वो सेलुलर जेल में कैद होके आए, और पंडित राम रखा उनका नाम था, और वो जनेऊ पहनने का अपने अधिकार जो था उनका, उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। कहते अंग्रेज़ों ने अपनी जो यूनिफॉर्म होता है जो जेल का कैदियों का, वो उनको पहनाया। तो उन्होंने कहा कि बिना जनेऊ पहने तो हम नहीं रहेंगे, हम तो उसके बिना खाना नहीं खाएंगे अगर आपने नहीं दिया तो अंग्रेज़ अपनी ही बात पे अडिग रहे, और अंग्रेज़ों ने भरपूर कोशिश की कि उनको ज़बरदस्ती किया जाए, उन पर अत्याचार करके और उनको खाना खिलाया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं खाया, और काफ़ी लंबे समय तक वो भूख हड़ताल पे रहे कि आप जब तक जनेऊ नहीं पहने देंगे हम खाना नहीं खाएंगे। वो भूख हड़ताल में वो शहीद हो गए। तो इस तरह से 3 लोग इस तरह से शहीद हुए। और जब सेलुलर जेल का सेकंड फेज जो शुरू हुआ 1932 से, तो 1932 में भी सेलुलर जेल के हालात तो कुछ बदले नहीं थे। अंग्रेज़ों ने तो बहुत लोगों को दिलासा दिया कि हम बदल देंगे, हम ये फैसिलिटीज़ दे देंगे, हम ये सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवा लेंगे, लेकिन ऐसा किया नहीं कुछ उन्होंने। तो जब यहाँ पर भी 1933 में जब हड़ताल हुआ तो सेलुलर जेल में भूख हड़ताल, तो उसमें एक साथ 3 हमारे फ्रीडम फाइटर्स, महावीर सिंह, मोहित मित्रा, मोहन किशोर नामादास, ये तीनों लोगों को मतलब मई के महीने में, मई 1933 में 10 दिनों के आसपास ये तीनों लोगों की शहादत हुई सेलुलर जेल में। और इनको शहीद कैसे हुए? फोर्स फीडिंग्स की वजह से। अंग्रेज़ों को ये डर भी लगा रहता था कि अगर यहाँ पे कोई किसी की डेथ हो जाए तो उनको जवाब देना मुश्किल हो जाता था। मतलब उस समय तो फ्रीडम स्ट्रगल चरम सीमा पे था, तो उनको जवाब देना मुश्किल हो जाता था। मेलैंड के पेपर में इवन अपने लोगों को भी सबको उनको जवाब देना मुश्किल था, रिपोर्ट के लिए रिपोर्ट बनाना मुश्किल होता था। तो ऐसे में उन्होंने भरपूर कोशिश की कि किसी भी तरह से मतलब ज़बरदस्ती खाना खिलाकर भी इनको जिंदा रखा जाए, मरने ना दिया जाए। लेकिन उन्होंने वो नहीं कर पाए। वो जो फोर्स फीडिंग हुआ, ज़बरदस्ती जो खाना खिलाया गया, तो वो गलत हो गया। उससे वो खाना सही जगह में जाने के बजाय वो गलत ऑर्गन में जाने के बजाय कि वो चला गया, जिसकी वजह से इन तीनों के एक करके कुछ दिनों के गैप में इन तीनों की शहादत वहाँ सेलुलर जेल में हुई। तो ये 6 लोगों की शहादत
की मिसाल है जो आप देखोगे जब वीर सावरकर पार्क जाओगे तो वहाँ पे जहाँ पे वीर सावरकर की स्टैचू लगी हुई है उसके साथ ही में ये 6 स्टैचूज लगी है। तो जैसे आप बोल रहे थे ना कि ऐसा क्या किया जाए कि इनको लोग जाने समझे, क्या सब कुछ है आपके सामने जी। हमारे बच्चों को हम ले जाए, स्कूल से ले जाए, घरों से ले जाए, हम अपने बच्चों को ले जाए, हम अपने बच्चों को उनकी कहानियाँ बताएं, उनकी स्टोरीज बताएं। लेकिन अब दौर इतना ज़्यादा, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम उसको दूसरे चीज़ों में इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं और हम अपने बच्चों को अपने इतिहास से नहीं जोड़ रहे हैं, जो ज़रूरी है जी। तो क्या अगर बच्चे या कोई भी युवा सेलुलर जेल जाके, क्या उसमें कोई ऐसी लाइब्रेरी है या कुछ ऐसा है जो जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहाँ जाके? देखिए हाँ, बच्चे अगर छोटे बच्चे हैं तो सेलुलर जेल लाइब्रेरी में जाना उनके लिए उतना ज़रूरी नहीं है। मतलब बड़े लोग जो स्कॉलर लोग आते हैं, स्कॉलर्स आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं और बाकी भी बहुत सारी लाइब्रेरीज है। लेकिन अगर बच्चे स्कूल के बच्चे हैं तो वो तो अगर सेलुलर जेल ही घूम ले, राष्ट्रीय स्मारक ही घूम ले, हर चीज़ हर जगह सब कुछ लिखा हुआ है, तो वो घूम ले, वो पढ़कर हर बात को समझ ले, हर बात को जान ले, कि ये देख लें कि कितने लोग यहाँ शहीद हुए। और अगर बाहर जाएंगे, बाहर सेलुलर जेल के बाहर खड़े होंगे तो वो पार्क चले जाएं, तो सामने सेलुलर जेल के सामने वाली पार्क चले जाए, वहाँ सभी शहीदों के बारे में लिखा हुआ है, वो पढ़ सकते हैं। तो इससे भी हमें हमारा ज्ञान तो बढ़ता है ना, बच्चों का स्पेशली। टीचर साथ है तो बच्चों को बताए कि किस तरह से हमने आज़ादी पाई, कितनी तकलीफ़ों से आज़ादी पाई हमने, आज हम कितने खुश हैं, लेकिन इसके लिए हमको कितना कुछ सहना पड़ा है, हमारे पूर्वजों को कितना कुछ सहना पड़ा है। क्योंकि ये जो जनरेशन का जो चेंजेस है वो देखने को मिलता है। जब सेलुलर जेल में जब मैं रिटायर नहीं हुई थी उससे पहले की बात है कि जब सेलुलर जेल में मैं देखती थी तो वहाँ बुजुर्ग लोग आते थे, ख़ासतौर पे जो लोग जिन्होंने आज़ादी को महसूस किया है, आज़ादी के दिनों को देखा है, या उसके बाद में भी 60s 70s वाले भी, उनमें वो बात थोड़ा सा है, मतलब ज़्यादातर लोगों की बात कर रही हूँ मैं। तो लोग वहाँ आते, बुज़ुर्ग तो मतलब अगर थोड़े से सीनियर सिटीज़न है तो मैं, अगर आप सोच भी नहीं सकते कि वो आते हैं, वहाँ की मिट्टी चूमते हैं, तिलक करते हैं, नमन करते हैं उस मिट्टी को, उस धरती को, कि ये एक पावन भूमि है। तो इसलिए कैसे एक जेल एक पावन भूमि में परिवर्तित हो गया जी। तो ये सब, तो उनकी जो वो उन बुजुर्गों की जो श्रद्धा है, उन बुजुर्गों की जो बातें हैं, उनको देखे जो लगता है वो अभी के जनरेशन में थोड़ा सा कमी है। वो हम अपने तरीके से अगर चाहें तो हर घर परिवार से अगर ये शुरू करें तो बच्चों को ये बताएं और इतिहास के बारे में बताएं, अपनी जड़ों के बारे में बताएं, और हम कहाँ से हैं, हमने कैसे आज़ादी पाई, कौन लोग थे जिन्होंने आज़ादी के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, तो ये सब बताएं। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ इस पे बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, छोटा मोटा तो बदलाव आ ही सकता है इससे। जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जितने भी वीरों के बारे में बताया हमारे, इनमें से क्या कोई ऐसे थे जो किसी संगठन या आंदोलन के साथ जुड़े हों? जी, लगभग तो जितने भी लोग थे सब कोई ना कोई आंदोलन से जुड़े रहे, कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहे, क्योंकि आज़ादी पाने के लिए एकजुट होना बहुत ज़रूरी था। और जो भी क्रांतिकारी संगठन थे, चाहे वो युगांतर पार्टी हो, चाहे हो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो थी HSRA, वो पार्टी, वो रही हो, ऑर्गेनाइजेशन रही हो, या फिर गदर मूवमेंट रहा हो, गदर मूवमेंट के बहुत सारे लोगों को अंडमान भेजा गया। तो अनुशीलन समिति जो बंगाल से थी, तो उनके बहुत सारे अनुशीलन समिति की बहुत सारे क्रांतिकारी अंडमान आए। मैंने युगांतर पार्टी, युगांतर या जुगांतर जैसे कहते हैं, उसकी बहुत सारे क्रांतिकारी अंडमान आए। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोग अंडमान आए गए, और इन लोगों से घबराते भी थे अंग्रेज, ऐसा नहीं कि नहीं घबराते थे,
घबराते थे। अंग्रेज़ों को भी हमारे देशभक्तों से जूझना बहुत महंगा पड़ता था, बहुत मुश्किल होता था। एक किस्सा था कि जब कुछ मैंने पढ़ा कि जब लाहौर कंस्पिरेसी केस के जो लोग यहाँ थे, उन्होंने वो सिख बड़े दमदार, सब बहुत मतलब बॉडी वाइज उनके काफ़ी दमदार होते थे, बहुत हिम्मत वाले। तो अंग्रेज़ अगर एक उनको मारते थे या जैसे भी उन पर अत्याचार करते थे, उसका जवाब ये भी दे देते थे। और अंग्रेज़ इतने परेशान हो गए थे इनसे, इन सिख जो गदर हीरोज से। तो जब सेकंड सप्लीमेंट्री लाहौर कंस्पिरेसी केस में और एक बड़ा जत्था अंडमान को जब भेजा गया था, भेजने वाले थे वो लोग, तो अंग्रेजी जो यहाँ के जो सेटलमेंट ऑफिसर्स थे, उन्होंने यहाँ से लेटर्स पर लेटर्स लिखे कि भाई यहाँ मत भेजो, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग जो है लोग, हम उनको ही संभाल नहीं पा रहे हैं। तो और आप ज़्यादा और हम पे बोझ मत डालो, और ज़्यादा क्रांतिकारियों को अंडमान मत भेजो, हम नहीं संभाल पाएंगे जी। तो ऐसे थे हमारे दमदार वीर सेनानी जी। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसा आपने बताया लाइब्रेरी जाके या किताबों से पढ़कर हम बच्चों को बताएं या हम खुद उन्हें समझाएं, पर आजकल जैसे जनरेशन है वो किताबें पढ़ना या फिर इतना सीखना नहीं चाह रही है, फास्ट जनरेशन है। तो क्या कोई डॉक्यूमेंट्री या कुछ वीडियोस दिखा के ऐसा क्या बड़ा प्रयास हम कर सकते हैं इनके बारे में जानकारी देने के लिए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। तो मैं इसमें ये बताना चाहूंगी कि जैसे आप बच्चे कह रहे हैं, तो बच्चे मतलब युवा, जो आज की जो जनरेशन है ना, तो इसके लिए तो मैं उनको बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। आज तो बच्चे, टीचर्स भी पढ़ा सकते हैं, उनको बता सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को रेफर कर सकते हैं कि उन साइट्स पे जाके पढ़े। स्पेशली तो मैं बोलूँगी कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो साइट है, वही सबसे बड़ा सोर्स है, मतलब रिपोजिटरी है वो अगर उसी को पढ़ ले, उसी में इतनी एक्टिविटीज़ होते हैं, इतनी पेट्रियाटिक काम होते हैं, इतनी जानकारियां अवेलेबल हैं कि अगर आप वही पढ़ ले तो वही बात। उसमें सारी पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स के लोगों के बारे में दिया है कि किस तरह से लोगों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया, अपनी जानें कुर्बान की, कितनी बड़ी बड़ी अपनी बहुतों ने शहादत दी। ये सब के बारे में सारी जानकारी उसमें अवेलेबल है। और अगर वो ना हो तो अगर सोशल मीडिया का भी सहारा ले, सोशल मीडिया का सहारा लेकर, यही सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा ज़्यादा लोग अपना वक्त उसी में गुजारते हैं। तो सोशल मीडिया का भी अगर लोगों तक, बच्चों तक पहुंचने के लिए या यंग जनरेशन तक पहुंचने के लिए अगर इसका सहारा ले तो भी गलत नहीं होगा। तो इसमें भी आप सोशल मीडिया में भी बहुत सारा काम इसमें कर सकते हैं, जिससे आप बच्चों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करें कि हमारी आज़ादी हमको किस तरह से मिली है और अपनी जड़ों से जोड़ने की कोशिश करें। और जहां आप बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट्रीज़ की, डॉक्यूमेंट्रीज़ में जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है वो तो बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं। जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट है, सब काम कर रहे हैं इसमें कि लोगों को पैट्रियोटिक और इस तरह का चीज़ें, उस पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का कंपटीशन भी बना करते हैं, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और दूसरी बात है कि आजकल ये हेरिटेज वॉक चलता है। अभी भी हाल ही में रिसेंटली भी डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ने हेरिटेज वॉक किया था। तो ये हेरिटेज वॉक के थ्रू, हेरिटेज वॉक देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त एक मिसाल है कि किस तरह से एक ज़बरदस्त तरीका है जिस तरह से आप अपने जो युवा जनरेशन है, यंग जनरेशन, उनको किस तरह से जोड़ सकती हैं। क्योंकि आपके पास वो स्ट्रक्चर है, आप उस साइट में ले जाके बात करते हो तो आप उससे ज़्यादा रिलेट कर पाते हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जी, आखिरी में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर आज के समय में हम अपने उन वीरों के एक पहचान देना चाहें या उनके योगदान को बढ़ावा देना चाहें तो हम क्या प्रयास कर सकते हैं उनके लिए? उनको पढ़ें जी, उनको समझने की कोशिश करें और आपने जो समझा है उसको लोगों तक पहुंचाए, यंग जनरेशन तक पहुंचाए। मेरे ख्याल से यही उन वीरों के लिए, उन शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम खुद पढ़े, पहले हम खुद जाने और उसके बाद अपनी युवा पीढ़ी को बताएं इसके बारे में। जी,
बस जी। इतना मैं तो यही चाहूँगी कि सब लोग ये काम करें कि पढ़ के जी बच्चों को बताएं आगे। जी रशीदा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें हमारे उन वीरों के बारे में बताया जिनसे हमें प्रेरणा मिल सकती है, उनके बलिदान के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो दर्शकों, आज हमने जाना हमारे कुछ अनसंग हीरोज़ के बारे में। इसी के साथ ही आज का हमारा यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार।